हेलो एवरीवन। कौटिल्य क्लासेस की फ़िज़िक्स की लाइव कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज अपना 9वां लेक्चर है। अपन ने 8 लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स और बोर्स मॉडल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने हाइड्रोजन एटम और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं आशा करूँगा कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आप एक बार वापस से उन लेक्चर्स को वापस से देखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताएं, अपन और उन क्वेश्चन पे क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताइए, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन एक जो छोटा सा एक टॉपिक होता है अपना व्यतिकरण, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस, आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है, इंटरफेरेंस होगा कब? इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम कितनी वेव होनी चाहिए? सबसे मिनिमम तो 2 वेव होनी चाहिए, क्योंकि 2 वेव होगी तभी अपन क्या करा सकते हैं, इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए पहले इस टाइप की कोई एक वेव है प्लस एक इस टाइप की वेव है। तो जब दो तरंगे, ठीक है, व्यतिकरण की कुछ शर्तें होती है, उन्हीं शर्तों पर क्या होता है, व्यतिकरण होता है। जब दो तरंगे जिनके एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, ठीक है, जिनके आयाम, इसका भी आयाम, जिनके आयाम क्या हो, लगभग समान हो, अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर मैं मान लूँ इसका अगर एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2 है, तो अगर मुझे व्यतिकरण की घटना करनी है, ठीक है, तो अपन ने कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? तो पहली चीज़ तो यह है कि जो दोनों वेव्स होंगी उनके आयाम जो होंगे वो क्या होने चाहिए, लगभग समान आयाम होने चाहिए, ठीक है। इनके एम्पलीट्यूड क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग समान, ठीक है। जब दो लगभग समान आयाम की तरंगे, अगर आप व्यतिकरण ध्वनि तरंगों का पढ़ेंगे, या आप नॉर्मल तरंगों का पढ़ेंगे, या आप जो ऑप्टिकल आपकी वेव्स होती है उनका पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश तरंगों का पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जहाँ पर आप ध्वनि का पढ़ोगे तो आप ध्वनि लगा देना, प्रकाश का पढ़ोगे तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर प्रकाश। तो अभी अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकाश की पढ़ रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि दो दो ऐसी तरंगे जिनके आयाम क्या होने चाहिए, लगभग समान। ये इंटरफेरेंस होने की पहली कंडीशन है कि इनके आयाम क्या होने चाहिए, लगभग समान, तथा समान आयाम तथा समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, इनकी आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, लगभग समान आवृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लगभग समान आवृत्ति। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इधर क्या समान होना चाहिए, आयाम। अगर मैं मान लूँ इस वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी है, F1, इस वाली वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, F2। F1 इस वाली वेव की फ्रिक्वेंसी है, F2 इस वाली वेव की फ्रिक्वेंसी है, तो इन दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल। अगर फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल है तो एक फ्रिक्वेंसी और होती है जिसे हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। अपन ने कोणीय आवृत्ति के बारे में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी बराबर है F1 F2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जो इनकी कोणीय आवृत्ति होगी तरंगों की, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, वो भी क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी। तो व्यतिकरण के केस के अंदर ये कुछ शर्तें हैं जिनके कारण क्या होगा, व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दो वेव्स होनी चाहिए। एक तो यह है प्रथम तरंग, और ये कैसी तरंग है, यह है द्वितीय तरंग। तो जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए, देखो ये सेम डायरेक्शन में, अगर ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाली भी क्या होगी, इस वाली डायरेक्शन में जाएगी। ये वाली इस वाली में जा रही है तो ये वाली भी क्या होगी, इस वाली डायरेक्शन में जाएगी। तो अपन डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अपन बनाएंगे दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, ठीक है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते हुए
एक ही बिंदु या किसी बिंदु पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब हो गया ये वेव भी इधर आ रही है और जो ये वाली वेव भी क्या हो रही है, इधर आ रही है। तो दोनों वेव आकर क्या मिलेगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, दोनों वेव आकर इस पॉइंट पर क्या होगी, मिलेगी। तो जो मिलने की प्रोसीजर है उसको फिजिक्स के टर्म में बोला जाता है अध्यारोपण। क्या बोलते हैं हम फिजिक्स के टर्म्स में इसको, अध्यारोपण। अध्यारोपण है दोनों जो वेव हैं अपनी, जो दोनों तरंगे हैं उनका मिलना। तो अध्यारोपण जब इनका हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अध्यारोपण के बाद क्या होता है, अध्यारोपण के बाद एक नई तरंग बनती है। तो अध्यारोपण के बाद देखो क्या बनी, एक नई तरंग बनी। इन दोनों वेव्स आपस में क्या हुई, ये वेव इधर से आई, ये वाली वेव इधर से आई, ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई। ये दोनों आपस में मिली तो तब क्या मिली अपन को, नई वेव मिली। और इस नई वेव, नई परिणामी तरंग बनने की घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। तो जो ये नई तरंग बनी है, इस घटना को, इस फिनोमिना को ही अपन क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं व्यतिकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है। तो अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो अपन इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखिए अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इंटरफेरेंस की बात करूँ तो इंटरफेरेंस को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, जब दो अप्रोक्सीमेट इक्वल एम्पलीट्यूड, आयाम तथा आवृत्ति, आवृत्ति को मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हुए, किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब हो गया दोनों तरंगे आपस में क्या होगी, एक दूसरे से मिलेगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज्ड होती है। ठीक है, अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग बनने की घटना को ही, परिणामी तरंग बनने की घटना को ही, परिणामी तरंग बनने की घटना को ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। एक बार वापस से इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए व्यतिकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो क्या होगी, इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, जो आयाम हैं, वो क्या होंगे, लगभग समान होंगे। समान नहीं बोला मैंने, बोला अप्रोक्सीमेट इक्वल। इनके आयाम क्या होंगे, लगभग समान होंगे। आवृत्ति होगी वो क्या होगी, लगभग समान होगी। F1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू F2। अगर F1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू F2 होगी तो ओमेगा 1 भी किसके बराबर होगा, ओमेगा 2 के, क्योंकि ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf से। ठीक है, तो हमने बोला दो तरंगे, ये तरंगे दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मैंने मिनिमम दो लिया है, ऐसी कई सारी तरंगे हो सकती है जो आकर मिलेगी किसी एक बिंदु पर। तो मिलने को अपन अब क्या बोलेंगे, अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के पश्चात क्या होगी, परिणामी तरंग बनेगी, और ये घटना ही क्या कहलाती है, परिणामी तरंग बनने की घटना ही क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अपन ने व्यतिकरण की क्या पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली। ये आपकी परिणामी तरंग बनने की घटना क्या कहलाई, व्यतिकरण कहलाई। चलिए अब व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें कि व्यतिकरण होने के लिए पहली बात तो क्या क्या होना चाहिए। पहला काम तो क्या होना चाहिए, देखो आपने बता दिया कि दोनों की फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, दोनों की कोणीय आवर्ती क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कि जो भी प्रकाश स्रोत होगा अपना, उसकी दोनों की या तो कोणीय आवर्ती या कौन सी आवर्ती, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इनके एम्पलीट्यूड्स क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए।
इनके क्या होने चाहिए, एम्पलीट्यूड जो इनके आयाम हैं वो क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल, वो लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। ये इसकी तीसरी कंडीशन है। एक वर्णी होने का मतलब क्या, देखो नाम से पता चल रहा है, एक वर्ण, एक वर्ण का मतलब एक कलर का सोर्स होना चाहिए। जैसे अपना अगर बल्ब लगाएं, बल्ब जो अपना पुराने टाइम में चलता था बल्ब, वो पीले कलर का होता था, ठीक है। तो अगर पीले कलर का है तो एक ही कलर का होना चाहिए। जैसे लेज़र होगी, लाल लाइट की होगी, लाल लाइट की लेज़र होगी, वो लेज़र कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो अपना सोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए, एक वर्णी, नाम से पता चल रहा है एक वर्ण मतलब एक कलर का, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो, एक हो, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो, बदले नहीं। इसका मतलब अपन जो प्रकाश स्रोत लाएंगे उनकी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगला देखो, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध। अब ये कला संबद्ध क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध। इनको बोला जाता है कोहरेंट सोर्स। इनको कौन से सोर्स बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम कोहरेंट सोर्स। कोहरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहरेंट सोर्स वे सोर्स होते हैं, कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें जिनमें तरंगों का जो अपना कलांतर होता है, जिसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस, वो क्या होता है, टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं बात करूं 5 मिनट पहले अगर मान लो फेज डिफरेंस था वो 30 डिग्री का था, तो आप चाहे 10 मिनट बाद देखो, चाहे 15 मिनट बाद देखो, चाहे आधे घंटे बाद देखो, चाहे आप 10 दिन बाद देखो, चाहे 1 साल बाद देखो, जो वेव्स के बीच में जो अपना फेज डिफरेंस है, ठीक है, जो कलांतर है वो क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार का अगर कोई स्रोत होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत, कोहरेंट सोर्स, ठीक है। कोहरेंट सोर्स की आपको पता चला, कोहरेंट सोर्स में के अंदर क्या होगा, कोहरेंट सोर्स वे होंगे जिनमें फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस मतलब जो कलांतर होगा वो क्या होगा, समय के साथ, टाइम के साथ वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ये अपने व्यतिकरण होने की क्या है, व्यतिकरण होने की कुछ कुछ कंडीशन है। कि पहली कंडीशन हमने देखी, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम समान होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, टाइम के साथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा इनकी क्या होनी चाहिए, इनकी एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। एक वर्णी मतलब एक ही कलर का। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, यदि मेरे F1 बराबर F2 होंगे, व्यतिकरण के लिए क्या होनी चाहिए, आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से भी तो डिफाइन कर सकता हूँ। देखो मैंने आपको इस कल परसों एक रिलेशन बताया था, फ्रीक्वेंसी और आपका जो वेवलेंथ है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, C बराबर क्या बताया था, म्यू लैम्डा। तो यहाँ पर अभी आवृत्ति आपकी F है, तो क्या मैं इसको F लैम्डा लिख सकता हूँ, तो C बराबर क्या होता है, F लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप F की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, C अपॉन लैम्डा। तो देखो इधर रखेंगे तो C अपॉन लैम्डा 1 बराबर C अपॉन लैम्डा 2, ये कट गया, तो यहाँ से मतलब आ गया लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2। इससे क्या पता चल रहा है कि व्यतिकरण के अंदर आप जो वेव्स लोगे उनकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब बताओ, एक ही वर्ण की, एक ही कलर की तरंग दैर्ध्य नहीं होगी क्या। इसलिए तो कहते हैं कि इसके अंदर कैसा स्रोत होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, व्यतिकरण के अंदर देखो क्या क्या कंडीशन आई, फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक है, इनके लैम्डा बराबर, ठीक है, तीसरा इनके और क्या, आयाम लगभग बराबर, ठीक है। आयाम ऐसा नहीं है, आयाम अलग भी हो सकते हैं, जैसे किसी का 3 हो जाए, किसी का 4 हो जाए, जैसा कि अभी हम देखेंगे कि आयाम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग आयाम हो जाएंगे, ठीक है। तब देखते हैं, चलिए चलिए इसको देखते हैं। एक आपने देखा
यहाँ पर मैंने बात करी फेज डिफरेंस, अभी इसकी भी बात करता हूँ। एक बार आप पहले इस पूरे को एक बार देख लीजिए अपनी नज़रों के सामने से, ताकि आपको एक बार याद रहे प्रकाश स्रोत है वो कैसा क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होने की क्या क्या प्रॉपर्टियाँ हैं, कैसे कैसे अपन इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये अध्यारोपण हो रहा है, तो अध्यारोपण के लिए पहले मैं 2 वेव्स लूँगा और उनका बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, व्यतिकरण होगा। ठीक है, चलें अपन आगे, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माना कि y1 व y2 दो तरंग है या दो प्रकाशिक तरंग है। y1 व y2 क्या है, दो प्रकाशिक तरंग है। तो इनके अध्यारोपण के पश्चात, तो इनके अध्यारोपण के पश्चात बनने वाली तरंग y है। तो देखो y1 क्या है, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, दूसरी y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। यहाँ पर देखो ओमेगा तो क्या है, ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, के को बोलते हैं संचरण नियतांक, के को क्या बोलते हैं, संचरण नियतांक। इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। के क्या है, संचरण नियतांक है आपका, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय आवर्ती। अब जो इनके एम्पलीट्यूड है, अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड मान लो एक A1 है और इसका कितना है A2 है। अपन क्या करेंगे, स्लाइटली डिफरेंट ले रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही अपने क्या है इक्वल आए। तो देखो पहली केस व्यतिकरण के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी मैंने ओमेगा लिए, यहाँ पर भी ओमेगा लिए, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। ठीक है, लेमडा 1 बराबर लेमडा 2, तो इसलिए मैंने देखो के भी लिया है क्योंकि इसमें आएगा 2 पाई अपॉन लेमडा 1, 2 पाई अपॉन लेमडा 2, दोनों के के सेम लिए। लेकिन मैंने x1 और x2 क्या ले लिए हैं, डिफरेंट ले लिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या है, ओमेगा क्या है, सेम है, लेमडा क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के स्रोत को आप कौन सा स्रोत बोलेंगे, कोहरेंट स्रोत। कौन सा बोलेंगे, कोहरेंट सोर्स। इसको कौन सा स्रोत बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत। कौन सा स्रोत बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत। जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं उनमें क्या होता है, अपना जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे, इनका अध्यारोपण कराते हैं। तो देखिए अध्यारोपण के पश्चात क्या क्या होगा, क्या क्या घटनाएं घटेगी, अपन को वही घटनाएं सीखनी है। तो देखो अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया, अध्यारोपण का मतलब हो गया y बराबर क्या कर दूं मैं, y1 प्लस y2। तो चलो अपन करते हैं, y बराबर अपन y1 प्लस y2 करेंगे। ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2। चलिए तो देखिए y बराबर y1 क्या हो गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका अध्यारोपण के पश्चात वेव कैसी होगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन आपने क्या पढ़ा कि इसके बीच में क्या आया है, एक फेज़ डिफरेंस। तो मैं फेज़ डिफरेंस निकालूं, तो देखो मैं फेज़ डिफरेंस निकालता हूं, मैं कलांतर निकालता हूं। फेज़ डिफरेंस जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको आप कहेंगे कलांतर। कलांतर मतलब देखो कलाओं में अंतर। ठीक है, इसकी कला क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, इसकी कला क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो अगर मैं कलांतर को फाई से डिनोट करूं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस कलांतर। चलो निकालते हैं। तो देखो इसमें से मैं क्या कर दूँ, इसको घटा दूँ, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो फाई बराबर हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस 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 माइनस, ये आ गया के एक्स टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, तो यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन को मैं क्या बोल दूँ, डेल्टा एक्स। इसको क्या बोल दूँ, डेल्टा एक्स। अभी अभी मैंने आपको बताया के को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा, और ये मेरा क्या है, डेल्टा एक्स है मेरा पथांतर, और ये मेरा क्या है,
कलांतर। तो देखो यहाँ से एक रिलेशन डेवलप हो गया, कलांतर और पथांतर के बीच में क्या रिलेशन क्या हो गया, डेवलप हो गया। कलांतर और पथांतर के बीच में क्या हो गया, अपना रिलेशन डेवलप हो गया कि कैसे कैसे हम क्या, अगर हमको पथांतर दिया हुआ होगा सवाल में तो हम क्या कर सकते हैं, कलांतर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये पथांतर और कलांतर के बीच में रिलेशन होगा। जैसे पथांतर दे रखा होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेव है उसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस, इसको बोलेंगे इंग्लिश में पाथ डिफरेंस। पथांतर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, कि कोई भी वेव है उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, और उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। हम दोनों क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के क्या करने हैं, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होगा वो आपने पढ़ा होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर देखो क्या होता है कि अगर मान लो एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव है, इनके बीच में एम्पलीट्यूड कितना A2 है, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस ही, जो डिफरेंस को ही मैं क्या बोलता हूँ, फेज डिफरेंस। ठीक है, कलांतर वो कितना होगा, फाई। तब आप परिणामी तरंग का आयाम कैसे निकालते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत से। तो देखो परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपण सिद्धांत से इस प्रकार निकाला जाता है। अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो परिणामी तरंग का आयाम किस प्रकार निकाला जाता है, तो मैं इसको बोल दूँ AR। ये फॉर्मूला जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि दो वेव्स हैं, उनमें एक का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है, अध्यारोपण के पश्चात पर बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दो वेव हैं जिनके आयाम, एक का आयाम A1 है, दूसरे का आयाम कितना है, A2 है, उनके बीच में फाई का क्या है, फेज डिफरेंस है। तो आप रिजल्टेंट आयाम, जो आपका परिणामी आयाम है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालोगे, पहली जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी वेव है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, ये मैंने अंडर रूट इसलिए लिखा है क्योंकि परिणामी तरंग होते हैं उसके अंदर क्या आता है, ये अंडर रूट आता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं दोनों पक्षों का क्या करूं, मैं स्क्वायर कर दूं, तो आपका जो मेन फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड निकालने का वो तो ये है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि आपको मान लो दो तरंगें दे रखी हों, जैसे मान लो आपको एक तरंग दे रखी है, दूसरी तरंग, और कहता है इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, वो 90 का है। ठीक है, और एक का आयाम 3 है, दूसरे का आयाम 4 है। तो अगर एक का आयाम 3 है, दूसरे का आयाम कितना है, 4 है, और जो फाई की वैल्यू है वो 90 है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो परिणामी आयाम कैसे निकाल लोगे, आप निकाल लोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हो गया 25। इसका मतलब परिणामी आयाम कितना आ गया, आपका परिणामी आयाम आ गया 5। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपके क्या हो रखा है, एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को क्या है, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इसी को ही आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। ये अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने ये निकाल लिया, ये है परिणामी आयाम। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं परिणामी आयाम। ठीक है, आप साथ साथ जरूर नोट कर रहे होंगे, तब आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से नोट कर लिएगा कि अगर ये फाई क्या है, फाई है, मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ, ये है फेज डिफरेंस जिसको हम बोलेंगे कलांतर। फाई क्या है, फाई है कलांतर जिसको हम कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, अब हमको इसको आगे समझना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, तो देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो अब वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर आएगा AR स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट का स्क्वायर करूँगा तो क्या, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और अंदर का पार्ट कुछ ऐसा का ऐसा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो देखो चलिए इसको आगे चलते हैं, आपने इसको नोट जरूर कर लिया होगा कि AR स्क्वायर बराबर क्या आया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब देखो अब अपन आगे चल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं एक रिलेशन।
ठीक है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ मेरा ए आर क्या आया, तो ए आर स्क्वायर आया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई क्या है मेरा कलांतर, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप जानते हो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी वेव हो, कोई भी तरंग हो, उसकी जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि तीव्रता मतलब होती है इंटेंसिटी। ठीक है, तीव्रता मतलब क्या होती है, इंटेंसिटी। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड के वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया आपकी समानुपाती होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब जो आई है, इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं आई को खोलूँ तो क्या के ए स्क्वायर आएगा क्या? अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट के ए स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को, ये देखो ये समीकरण आपकी मान लो 2 आई, ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इस समीकरण को पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे समीकरण को, तो ये हो गया के आर स्क्वायर, ये हो गया के A1 स्क्वायर, ये हो गया के A2 स्क्वायर प्लस ये हो गया के 2A1 A2 कॉस फाई, यही हो गया। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको आई आर लिख सकता हूँ, क्या मैं आई आर लिख सकता हूँ? देखो क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, ये आई बराबर के ए स्क्वायर हो गया, तो क्या मैं इसको आई आर लिख दूँ? ये हो गई मेरी परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूँ, I1, इसको क्या लिख सकता हूँ, I2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना, √A1 के इंटू √A2 के कॉस फाई। के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √K इंटू √K। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या आ गई, आई आर बराबर आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2, और देखो K1 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1, इसको क्या लिख सकता हूँ, I2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस फाई। तो जो आपकी परिणामी तीव्रता आएगी व्यतिकरण के अंदर वो क्या आएगी, आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई। ये आपकी क्या है, ये आपकी परिणामी तीव्रता है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है परिणामी तीव्रता। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो ये आएगी, और इसी से क्या करेंगे हम, इसी तीव्रता से हम क्या करेंगे, व्यतिकरण को 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि संपोषी व्यतिकरण के लिए तो कितनी तीव्रता आएगी और विनाशी व्यतिकरण के लिए कितनी आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितनी इंटेंसिटी आएगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए कितनी आएगी। और यही हमारे क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कितनी होगी, मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, मैक्सिमम तीव्रता का क्या फॉर्मूला है, मिनिमम का क्या है, और सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं तीव्रता मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का क्या पूछता है, रेशो पूछता है। चलिए अपन आगे चलते हैं, उससे पहले आप एक बार इसको देख लीजिए अपनी नज़रों के सामने से। ठीक है, देख लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। अब व्यतिकरण के अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकार, कितने प्रकार का क्या होता है हमारा व्यतिकरण होता है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार। ठीक है, मुख्यतः जो व्यतिकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुख्यतः जो व्यतिकरण होगा वो हमारा 2 प्रकार का होगा। दोनों प्रकारों को इधर समझा देते हैं। पहला जो होगा उसको बोलेंगे हम समपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण। जो दूसरा व्यतिकरण होगा उसे कौन सा व्यतिकरण बोलेंगे, हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलेंगे,
डेस्क्रिप्टिव, डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको इनकी दोनों की डेफिनेशन के ऊपर आना है कि समपोषी व्यतिकरण तो क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो व्यतिकरण की परिभाषा है सेम वही परिभाषा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, अब देखो समपोषी व्यतिकरण के अंदर देखो, इसके अंदर भी दो ही वो है कि जब दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे, ये पहली तरंग, ये कौन सी है, दूसरी तरंग, जब दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर देखो, अब एक इसमें वर्ड जुड़ेगा समान कला में, किसी बिंदु पर समान कला में क्या हो, समान कला में क्या हो, अध्यारोपित हो। समान कला का क्या मतलब हो गया, समान कला का ये मतलब हो गया अगर ये इसका ऊपर है, ये इसका मैक्सिमम है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये इसका मिनिमम है तो ये इसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये इसका मैक्सिमम है तो इसका ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये मिनिमम है तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम। तो दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते हुए समान कला के अंदर क्या होगी, अध्यारोपित होगी। तो देखो इसका क्या हुआ, एक तो इसका ये वाला आयाम प्लस इसका ये वाला आयाम, तो ये दोनों आयाम जुड़ेंगे तो परिणामी तीव्रता का क्या, परिणामी आयाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, परिणामी आयाम बढ़ेगा, क्योंकि ये भी इसका मैक्सिमा ये भी इसका मैक्सिमा, तो परिणामी आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। परिणामी आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि आई इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो आई बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो क्या होता है, परिणामी तरंग ये हो जाती है। अब परिणामी तरंग का देखो आयाम बढ़ गया, तो परिणामी तरंग का क्या होता है, आयाम बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, परिणामी जो तरंग होती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो समपोषी पृथक्करण की अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो आप कैसे बोलेंगे कि दो समान आयाम व समान आवर्ती की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई समान कला में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को ही क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। और विनाशी के अंदर जस्ट उल्टा, अब की बार समान कला, अब की बार इधर क्या हो जाएगी, विपरीत कला। तो देखो इसके अंदर सेम, ये आपकी पहली वेव, ये आपकी दूसरी वेव। ठीक है, ठीक है, जब दो विपरीत है, देखो इसका आयाम तो ये है, इसका आयाम क्या है, ये विपरीत कला में है। ठीक है, देखो ये इसकी कला ये है, ये इसकी कला ये है, ये इसकी कला ये है, ये इसकी कला, ये इसकी कला, ये इसकी कला। अभी भी दो लगभग समान आयाम व आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर विपरीत कला में, ठीक है, ये कैसी कला है, विपरीत है। अगर इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में है तो इसका एम्पलीट्यूड कहाँ है, नेगेटिव में, विपरीत कला के अंदर है। विपरीत कला के अंदर होगी तो देखो आयाम, देखो अब मैं अगर परिणामी आयाम देखूं तो ये तो क्या कर रहा है, ये तो उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको कम करने का। तो ये विपरीत डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, इसका आयाम क्या होगा, कम होगा। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयाम कम हो जाएगा तो परिणामी तरंग की क्या हो जाएगी, तीव्रता भी घट जाएगी। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या कहेंगे, जब दो लगभग समान आयाम व आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए परंतु विपरीत कला में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता तथा आयाम क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब मुझे एक बात तो पता चल गया, इसके अंदर तीव्रता घटेगी तो इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण में क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है तो मतलब तीव्रता क्या होगी, मिनिमम होगी। इसमें विनाश होगा तो क्या होगा, तीव्रता क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपको याद रखना है विनाशी व्यतिकरण के अंदर तो क्या होती है,
तीव्रता मिनिमम होती है, लेकिन समपोषी व्यतिकरण के अंदर बन रहा है, आवर्ती और तीव्रता बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो तीव्रता अपन को मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी। इसके अंदर कितनी मिलेगी आपको, जो तीव्रता मिलेगी समपोषी व्यतिकरण में मैक्सिमम। तो इसीलिए आप समपोषी व्यतिकरण में तो मैक्सिमम तीव्रता निकालेंगे, विनाशी व्यतिकरण में आप क्या करेंगे, मिनिमम तीव्रता निकालेंगे। चलिए अपन समपोषी व्यतिकरण की मैक्सिमम तीव्रता कितनी होगी वो बताते हैं, विनाशी की कितनी होगी वो भी बताते हैं। एक बार आप इसको ज़रूर देख लें और इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब समपोषी व्यतिकरण के अंदर मैक्सिमम तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। तो देखो समपोषी व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता, तो आपका समपोषी व्यतिकरण होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसमें जो तीव्रता होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी अपन को क्या करना है, वही निकालना है, ठीक है। तो देखो समपोषी व्यतिकरण, पहले बात होता क्या है आपको मैंने बता ही दिया। समपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होंगे, समपोषी व्यतिकरण देखो वो व्यतिकरण होता है, तो समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन के अंदर, समपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होता है, जो आपका कलांतर होता है, कलांतर को किससे डिनोट किया था, फाई, वो किस टाइप से होता है, वो होता है 2n पाई का। तो अगर यदि दो तरंगों के बीच में कलांतर 2n पाई प्रकार का है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो 0 होगी, तो देखो 0 डालेंगे तो इसके अंदर तो ये हो गया 0 पाई, 0 पाई मतलब 0, n बराबर 1 डाला, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। अगर आपको तरंगों के बीच में कुछ इस प्रकार का क्या मिले, कलांतर मिले, कि दोनों के बीच में या तो 0 डिग्री का डिफरेंस हो, या 2 पाई का, या 4 पाई का, या 6 पाई का कलांतर हो, या 8 पाई का कलांतर हो, तब इस प्रकार की वेव्स में अगर आपको इस प्रकार का कलांतर दिखता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये कैसा व्यतिकरण है, समपोषी व्यतिकरण है, ठीक है। अब समपोषी व्यतिकरण में परिणामी जो तीव्रता जो अधिकतम है वो क्या होगी, वो अपन कैलकुलेट करते हैं। आइए अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, अभी अभी परिणामी तीव्रता का क्या फॉर्मूला बताया, तो अभी अभी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला बताया था आई आर बराबर, ठीक है, आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। याद है ना आपको परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला, अभी अभी पिछली 2 स्लाइडों के अंदर देखो यही निकाला था अपन ने, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, यही यहाँ पर किया है। आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। देखो अब कॉस फाई कितना है, 2n पाई, अगर मैं 2n पाई रखूँ, n पाई अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप क्या करो, पहले देखो 0 रख के देखो, कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी। अगर मान लो आप 0 रख रहे हो, देखो फाई बराबर 0 डिग्री रख रहे हो, तो भी क्या आ रहा है, आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, कॉस 0 की वैल्यू 1, यही आएगा। अब अगर मैं फाई की वैल्यू 2 पाई रखूँ, 2 पाई का मतलब हो गया कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 360, कॉस 360 भी 0 होगा, कॉस आप 4 पाई रखोगे वो भी 0, हाँ आपका देखो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई होगा उसकी वैल्यू भी 1, कॉस 4 पाई होगा उसकी वैल्यू भी 1, कॉस 6 पाई होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा 1 ही आएगी। इसका मतलब एक बात तो फिक्स है, अपन जब भी अपन 2n पाई में से कुछ भी रखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इसका मतलब जो मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आई आर मिलेगी, ठीक है, वो आई आर मिल रही है। और वो आई आर कैसी है, आई आर मैक्सिमम। तो क्या मैं इसको समपोषी व्यतिकरण में, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, तो मैं आई आर को आई मैक्सिमम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आई आर को क्या लिखा, आई मैक्सिमम, और ऊपर जैसा जैसा लिखा हुआ है मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसी तरीके से लिख सकते, इसी तरीके से मैं अभी लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है। देखो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, I1 को, और I2 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। देखो क्या मैं I1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I1 बराबर अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I1, और I2 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट I2 इंटू अंडर रूट I2।
लिख सकते हैं ना, इनको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया है, इसी तरीके से लिखा है। आई1 को क्या लिखा, अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई वन, मतलब अंडर रूट आई वन का होल स्क्वायर। आई2 को अंडर रूट आई2 का होल स्क्वायर वो लिखा, प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई2। अब देखिए ये क्या है, आई मैक्सिमम। अब ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है आपको वो मालूम करना है। तो देखो अगर मैं छोटी क्लास में जाऊँ तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को। इसका मतलब मैं मेरी जो आई मैक्सिमम है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। क्या मैं आई मैक्सिमम को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कि आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। बताइए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आई। तो आपको याद रखना है समपोषी व्यतिकरण के अंदर जो अधिकतम तीव्रता होगी, समपोषी व्यतिकरण में जो अधिकतम तीव्रता होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सवाल इन्हीं फार्मूलों के ऊपर आएंगे। आपको इन फार्मूलों के ऊपर क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार जैसे मैंने क्या किया, समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता निकाली। इसी ये तीव्रता कैसी आती है आपको याद रखना, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता हमेशा मैक्सिमम आएगी, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कैसी आएगी, मिनिमम। तो जैसे मैंने समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता निकाली, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, विनाशी व्यतिकरण में क्या करते हैं, तीव्रता निकालते हैं। आइए अपन तीव्रता निकालते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो अब अगला है अपना इसी में विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता। विनाशी व्यतिकरण में जो अपनी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो हम क्या करेंगे अब निकालेंगे। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण वह व्यतिकरण होता है जिसके अंदर दो वेव्स के बीच में कलांतर, विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है, कलांतर मतलब दो जो वेव्स हैं, जो तरंग है, उनके बीच में कितना अंतर है उनकी कलाओं में, वो कितना होता है, वो होता है 2n+1 पाई के प्रकार का, 2n+1 पाई के प्रकार का हो। इस टाइप का अगर कोई कलांतर हो किसी भी वेव्स में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देखो n बराबर 0 रखोगे तो एक बार तो क्या आएगा पाई, n बराबर 1 रखोगे तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। अगर किसी वेव्स में कुछ इस प्रकार का कलांतर हो, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का, पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का, 7 पाई का, और यह है आपकी 9 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, इस प्रकार से चलता जाए। इस प्रकार का अगर वेव्स के बीच में क्या है, कलांतर है, तो आप इसको कैसे परिणामी तीव्रता के रूप में लिखेंगे। तो देखो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, चेंज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला वही का वही है। इसको हमने क्या बोला था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। ठीक है, अब अपन क्या करें, जितनी भी ये फाई की वैल्यू है इसमें रखते हैं। तो देखो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री को कॉस पाई को, पाई का मतलब 180 होता है ना, तो कॉस 180 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 हो गया माइनस साइन 90। इसका मतलब कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब चाहे आप कॉस पाई निकाल लो, आप चाहे कॉस 3 पाई निकाल लो, चाहे आप कॉस 5 पाई निकाल लो, चाहे आप कॉस 7 पाई निकाल लो, चाहे कॉस 9 पाई, 11, 13, 15, 17, जितने भी आप कॉस के जो विषम हैं, विषम मतलब जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से आप निकालोगे, ये ऑड वाले पाई आप निकालोगे, हमेशा इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, -1। इसका मतलब मेरा जो कॉस फाई है विनाशी व्यतिकरण में, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस फाई की वैल्यू आएगी -1। किस में, ये आएगी विनाशी व्यतिकरण में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके अंदर मेरी क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी। चलो हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
I2 और ये हो गया इंटू कॉस फाई की वैल्यू -1। इसका मतलब IR बराबर I1 प्लस I2 -2 √I1 √I2। ठीक है, जैसे पहले लिखा वैसे ही लिख रहा हूँ। √I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, I1 को √I1 का होल स्क्वायर, जैसे हमने पहले लिखा वापस वैसे लिख रहा हूँ। I2 को √I2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 √I1 √I2। ठीक है, एक बार के लिए इसको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर ये डिस्टर्ब ना करे, इसकी वैल्यू -1 ही है। ठीक है, ये क्या है, √I1 का होल स्क्वायर, तो किसको लिखा, I1 को, I2 को √I2 का होल स्क्वायर -2 √I1 I2। ठीक है, अब मेरी जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग का तो कला ऊपर होगी, एक तरंग की क्या होगी, नीचे होगी। तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे के आयाम को कैंसिल कर देंगे, तो आयाम को घटा देंगे, आयाम घटा देंगे तो उनकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो तीव्रता घट जाएगी तो तीव्रता क्या आएगी, मिनिमम। तो इसलिए IR की जगह मैंने क्या लिख दिया, I मिनिमम। तो I मिनिमम बराबर हो गया, देखो, A² प्लस, ये किस प्रकार का फॉर्मूला है, A² प्लस B² -2AB। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्या A माइनस बी के होल स्क्वायर को ये अपन ऐसे लिखते हैं ना, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² प्लस B² -2AB। तो देखो इधर A² प्लस B² -2AB, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरा I मिनिमम है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो तीव्रता का फॉर्मूला होगा वो होगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ समपोषी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता का तीव्रता का क्या होगा, तो I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को इस पेज पे यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा, और वो न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा, तो मैं इसलिए इन फॉर्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ। तो हमने पहला फॉर्मूला बताया I मैक्सिमम, ये क्या बताया, हमने बताया √I1 प्लस √I2 का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। I मैक्सिमम क्या होना चाहिए, I मैक्सिमम होना चाहिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, वो पूछेगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बताओ। इन दोनों को आप कर दोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अभी मान लो यही आपको सवाल के अंदर इनके आयामों का अनुपात दे रखा हो, तब आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, A² के। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप I1 की जगह क्या लिख सकते हो, I1 की जगह क्या आप A1² लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, क्योंकि I क्या है, A² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I1 की जगह A1², ठीक है, I2 की जगह A2², ठीक है, अपॉन इसकी जगह √A1² माइनस √A2², और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर बाहर। तो देखो, अगर मैं I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देखो तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का क्या आ गया, आपके रेशो आ गया, तीव्रताओं का अनुपात आयाम के टर्म्स में। अगर आयाम के टर्म्स में पूछेगा तो ये है, और अगर इंटेंसिटी के टर्म में पूछ लिया तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हम किस प्रकार से देंगे, हम देंगे √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। हम इस तरीके से क्या करेंगे, इन तीव्रताओं को क्या करेंगे, हम इस तरीके से इन तीव्रताओं का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ये तीव्रताएं हमारे लिए ऐसे हमारे सवाल आएंगे तो हम इनको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीव्रताओं का अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अपने सवाल आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आएंगे। समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का सवाल यहीं से बनता है। ठीक है, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, क्योंकि हमेशा वो ये क्या करता है, तीव्रताओं का अनुपात पूछता है, या तो आयाम के टर्म्स में, या अपनी तीव्रताएं कुछ दे रखी होती कि यदि दो तीव्रताओं का अनुपात, आपको दो तीव्रताओं का अनुपात मतलब A1 अपॉन A2 कुछ दे रखा होगा और आपसे निकलवाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और पूछी जा सकती है जिससे बोलते हैं दृश्यता।
विजिबिलिटी किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो विजिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको देखो अब बताता हूँ। विजिबिलिटी का भी फॉर्मूला है, तो जो चौथा फॉर्मूला है ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, व्यतिकरण के सारे सवाल आपके इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर होंगे, ठीक है। तो जो आपका चौथा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं दृश्यता, इसको हम क्या कहते हैं, दृश्यता। दृश्यता मतलब विजिबिलिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं दृश्यता, विजिबिलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं वी से। दृश्यता को कैसे डिनोट करते हैं, वी से। ये कैसे निकाली जाती है, ये इस प्रकार से निकाली जाती है कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब आई मैक्सिमम में से मैं आई मिनिमम को घटा दूं और आई मैक्सिमम में मैं आई मिनिमम को जोड़ दूं, उन दोनों का मैं अनुपात निकाल लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दृश्यता आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, विजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके इस विजिबिलिटी के इस टाइप के आपके क्या बनेंगे, आपके सवाल बनेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको एक सवाल कराता हूँ कि इस पर किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो देखो अपन एक ही सवाल में क्या कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो आपका व्यतिकरण का जो आज ये टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, मंडे को इसके क्या करेंगे, सवाल करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मंडे को अपन इसके सारे सवाल कर लेंगे। आज मैं आपको क्या करता हूँ, एक सवाल से इसके सारे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखो जैसे मान लो ये सवाल है, यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है। आपको क्या दे रखे हैं, दो कोहेरेंट सोर्स दे रखे हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो कितना दे रखा है, 81:1, ठीक है। तो जो कि व्यतिकरण फ्रिंजे उत्पन्न करते हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। इसका मतलब आपको सवाल में पूछ रहा है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। जब आप ये निकाल लेंगे तब आप क्या करें, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम निकाल लिया, तब आप इसमें एक सवाल और लिख लें, इसकी दृश्यता विजिबिलिटी भी निकालिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार सवाल विजिबिलिटी का बन सकता है। विजिबिलिटी भी बताएं कितनी इसकी विजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो जो जो दिया है वो लिख लो। आपको क्या दिया हुआ है, दो तीव्रताओं का अनुपात, इसका मतलब आपको सवाल में दे रखा है I1/I2 कितना है, 81/1। देखो यहाँ पर बोल रखा है कि इनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 81:1, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्सिमम बराबर आपने लिख लिया I1 + √I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का अनुपात चाहिए, आई मिनिमम क्या होता है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का अनुपात चाहिए, फिर दृश्यता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का अनुपात ले लेता हूँ। तो देखो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये क्या हो गया, √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा। आपको सवाल में दिया हुआ है I1/I2 कितना है, 81:1। तो देखो मैं इधर से क्या करता हूँ, मैं इधर से I2 को क्या ले लेता हूँ, बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बच गया ये √I1/I2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर से I2 को कॉमन लूँगा तो ये I2 के स्क्वायर ही आएंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर में से बाहर लूँगा तो ये I2 के होल स्क्वायर, और इधर ये बन जाएगा I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आप I1/I2 की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये आएगा 81/1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 81/1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 1 अपॉन 9 - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 10 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये हो गया 10/8 का
होल स्क्वायर। 10/8 को मैं कैसे काट सकता हूँ, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब 25/16। इसका मतलब जो मेरा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आई मेरी 25/16। तो ये तो मेरा क्या हो गया, अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, जो इसने पूछा था आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। मैंने इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, दृश्यता क्या होगी। तो देखिए दृश्यता भी निकाल लेते हैं। दृश्यता, विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, यही फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मैं आई मिनिमम को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम -1 अपॉन, यहाँ से नीचे से मैंने आई मिनिमम को कॉमन निकाल लिया। आई मिनिमम को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम +1। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। आपको पता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 25/16। आपने इधर लिखा 25/16 -1, 25/16 +1। तो देखो इधर से करेंगे तो यह आया 25-16/16 अपॉन 25 + 16/16। 16 से 16 गया, यहाँ ऊपर बचेगा 9, यहाँ आएगा 41। इसका मतलब जो इसकी विजिबिलिटी आई, जो इसकी दृश्यता आई, वो कितनी आई, 9/41। तो जो आज अपन ने किया पूरा व्यतीकरण और उसका एक न्यूमेरिकल से अपन ने दोनों तीनों कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या कर लिया, यूज़ ले लिया। आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपन क्या करेंगे, मंडे को इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।